हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, अभी आप एनसीईआरटी का ज्योग्राफी देख रहे हैं। क्लास 6 की बुक है। आज का चैप्टर है सेकंड। चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में अक्षांश और देशांतर लाइन के बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हो। बहुत बेसिक पॉइंट से स्टार्ट किया जाएगा और आपको एक अच्छा नॉलेज दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में अप्रॉक्स 30 मिनट के आसपास का ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अभी जो आप क्लास देख रहे हो ये एनसीईआरटी क्लास 6 का है। ठीक है, क्लास 6 की बुक के से मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत ही बेसिक आपको जानना है। अभी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, इसलिए इसमें ग्लोब यानी अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको काफ़ी कुछ इसमें बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उन्हें सही से पता नहीं चलता है ग्लोब के बारे में। आज आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और एक अच्छे लेवल पे मैं आपको आज लेकर चलने वाला हूं। और फिर आज के बाद जब ग्लोब के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में जब आपको एक स्पेशल वीडियो दिया जाएगा जो आपका बहुत ही हाई लेवल का होगा, सारा डाउट क्लियर किया जाएगा उस वीडियो में, उस वक्त आपको उस वीडियो को देखकर सारा जो भी कुछ बचा खुचा रहेगा वो आपको सारा क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले कहता है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ठीक है, कैसी है? गोलाकार नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। कहाँ पर फ्रेंड्स? उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ध्रुव। ध्रुव क्या है? तो मैं बहुत छोटा छोटा ग्लोब बनाकर हर वक्त आपको बताता रहूंगा। देखिए, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी का मतलब कहता है इस तरीके से जब आपका ग्लोब होगा तो इस जगह के बारे में, ये ध्रुव है आपका, इन दोनों जगह के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर और यहाँ पर जहाँ मैंने ये डॉट किया है, इन दोनों जगह पर थोड़ा सा चपटी है पृथ्वी। ठीक है, और बीच में कह रहा है कि यहाँ पर जो ये एरिया होता है ना, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा उभरा हुआ है। ठीक है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे। कहता है थोड़ा उभरा हुआ है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जब यहाँ पे कह रहा है ना, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि यह कैसी दिखती है, तो फ्रेंड्स बस इसी जगह से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का मेन पॉइंट बताना आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ही ये लाइन कह रहा है ना, जिसका मतलब आप समझ लीजिए कि किसी ने तो जरूर बताया पृथ्वी कैसी है। ठीक है, तो मैं आपको एक बता दूं एक नाम, न्यूटन, जिनके बारे में आपने सुना होगा। न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी नारंगी की तरह होता है, नारंगी के शेप में होता है। आप याद कर लीजिए उसे, फिर आप समझ पाएंगे कि न्यूटन ने क्या कहा था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कहता है, देखिए ये आपका ग्लोब है, यहाँ पर जो अक्ष है ना, इसी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, इसी के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पर चपटी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहा है ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, किस तरीके का होता है उसके बारे में बताया जा रहा है, उसे घुमाया जा सकता है। देखिए, बस एक चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करना है, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, ग्लोब पर आप देख पाओगे। फ्रेंड्स, और एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक ग्लोब नहीं लिया है और अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छे से जानना है अक्षांश और देशांतर रेखा को, तो प्लीज़ आप एक छोटा सा ही सही मगर एक ग्लोब खरीद लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपको उसमें समझ में आएगा। शायद आपको उसके बाद किसी के कोई वीडियो भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप बहुत अच्छे से देश और महासागर सारे कुछ को आप अच्छे से जान पाओगे। ठीक है, देखिए कहता है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए कहता है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अक्ष कहते हैं। देखिए, इस जगह के बारे में बताया जा रहा है, इसे क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। क्या है? उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव। अगर यह ग्लोब है तो सुई इस तरीके से जो गुजरती है, इसके बारे में कह रहा है। ये क्या है? ये उत्तर और दक्षिण का ध्रुव है। आगे आपको पता चलेगा।
कहता है ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता है पृथ्वी किस तरीके से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, उसी के बारे में इसीलिए यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर कह रहा है, ये नहीं कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। देखिए आगे, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। किसमें? जो आप ग्लोब खरीद कर लाओगे उसमें, और रियल का जो ग्लोब है उसके बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। कह रहा है कि ग्लोब में जो यहाँ पर सुई दिया हुआ रहता है, ऐसा नहीं है कि रियल में भी ग्लोब में कोई इस तरीके का सुई है। बस इस ग्लोब को स्टैंड करवाने के लिए, खड़ा करने के लिए, ताकि आप अपने टेबल पे रख पाओ, स्टडी टेबल पर रख पाओ, बस उसी की वजह से इसमें सुई देकर, और अच्छे से वो एक अच्छे सही डिग्री पर घूम पाए, बस उसी की वजह से ग्लोब में इस तरीके का एक सुई दिया हुआ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप। आइए देखते हैं आगे। कहता है एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए मैं आपको दिखाऊं। देखिए, ग्लोब को इस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, देखिए यह आपका ईस्ट है, ये साइड वेस्ट, ऊपर इधर नॉर्थ, नीचे है साउथ। कह रहा है इसको क्या किया गया है? बांटा गया है। ऊपर वाला जो एरिया है, इस साइड का जो एरिया है, इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। और आपको पता है कि यहाँ पर जो भारत है, अपना देश भारत है, वह कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, पहले आप यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए, इस साइड का जो भी एरिया आप देख रहे हो यह उत्तरी है। क्यों? क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है, ग्लोब को दो भाग में बांटा गया है, ऊपर का और नीचे का। ठीक है, ये नीचे का इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नीचे का है, और ये बॉक्स वाला जो ऊपर का है, ऊपर वाले को उत्तरी, ध्यान रखने का बहुत अच्छा सा आसान तरीका, ऊपर वाला उत्तरी, ठीक है, और नीचे वाला जो है वह दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे देखते हैं। कहता है दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, मैंने बताया अभी। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया था, ये लाइन, ये वाला, इसी के बारे में कहा जा रहा है। पृथ्वी पर यह क्या करती है? काल्पनिक वृत्त बनाती है। काल्पनिक मतलब हम बस इमेजिंग कर रहे हैं, समझने के लिए एक लाइन बनाया गया है। रियल में ऐसा कोई लाइन पृथ्वी पर नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आगे, यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, देखिए विषुवत वृत्त के से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। किसमें? अंश में मापा जाता है। देखिए कहने का क्या मतलब है, यह जो आप लाइन अभी आप देख रहे हो, ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, यह विषुवत वृत्त है। ठीक है, इसे ही 0 डिग्री लाइन भी कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, देखिए आप जब ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाओगे तो इस तरीके से समांतर लाइन खींची हुई है। मैं अभी ही आपको बता दे रहा हूँ कितना लाइन खींचा हुआ है। यहाँ ऐसे जाओगे आप, यहाँ पर लास्ट में आपको बस एक डॉट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से डॉट से लेके यहाँ तक की लाइन पे अगर आप आओगे तो यह आपको 90 लाइन मिलेगा। कितना? 90 लाइन मिलने वाला है। फिर जब यहाँ से जब आप नीचे आओगे, ठीक है, जो 0 डिग्री लाइन है अभी उसे मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, उसके बाद आप देखिए ये जो नीचे आप लाइन देख रहे हैं, इस तरीके का लाइन भी नीचे कितना है? 90 है। लास्ट में यहाँ पर डॉट है यहाँ पर, तो यहाँ भी 90 है। ऊपर इस लाइन के ऊपर 90, नीचे 90, 90 प्लस 90 हो जाएगा 180, प्लस जो अभी मैंने एक लाइन ये ड्रॉ किया आपको दिखाया, अभी मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, ये वाला जो लाइन एक आपका 0 डिग्री जो लाइन था, आपको उसे भी ऐड करना पड़ेगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 181 आपका हो जाएगा। कितना लाइन है? 181 लाइन है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। अभी आपको ये आगे देखना है, इसीलिए मैंने अभी ही बता दिया आपको। देखिए आगे कहता है विषुवत वृत्त शून्य
अक्षांश को दर्शाती है। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहूँगा, हो सकता है बोलने के टाइम में कोई एक दो वर्ड इधर का उधर हो सकता है, मगर ये ध्यान रखिएगा, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, जो भी लाइन में बोलने जा रहा हूँ, वह 100% प्रूफ किया हुआ है कि हाँ वो सच है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, आपको आंख कान बंद करके भरोसा करनी है, ठीक है। हो सकता है कि बताते वक्त कोई एक दो वर्ड गलत हो जाए, लेकिन बताने का इंटेंशन और मैं क्या बता रहा हूँ उस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखिए, कहता है चूंकि विषुवत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। मैं अभी उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, कहता है इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर ये आपका ग्लोब है, ठीक है, यह जो लाइन है इसके ऊपर के एरिया के बारे में, इस वाले के बारे में फिलहाल मैं बता रहा हूँ। क्या कह रहा है? उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इधर जो भी देश होगा वह उत्तरी अक्षांश पर होगा, ठीक है। कहता है विषुवत वृत्त कौन सा फ्रेंड्स? ये वाला लाइन, ठीक है। इस लाइन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। कहता है कि दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। मतलब समझ पाए क्या आप? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जो नीचे का जो भी लाइन है, ठीक है, यहाँ पर जितना भी लाइन है, कितना लाइन है मैंने भी आपको बताया था, नीचे 90 लाइन है। इन लाइन के बारे में बता रहे, यहाँ पर स्थित सारे जो रेखा है उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ऊपर का उत्तरी, नीचे का दक्षिणी अक्षांश। देखिए, इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण इस तरह से व्यक्त किया जाता है। देखिए, उदाहरण के लिए कह रहा है महाराष्ट्र में, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो लाइन दिया है मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे समझिए, आप भारत में कहीं ना कहीं भारत में हो और यहाँ का मैप यहाँ पे आप अभी आप समझ रहे हो, तो मैं आपको इंडिया का 2 जगह के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, आप भारत के 2 पॉइंट को लीजिए। जैसे में देखिए, मैं एक नॉर्मल सा ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बस ताकि बहुत इजी वे में आप समझ पाओ कहना क्या चाह रहा है। देखिए, अगर इससे इतना गंदा मैप मैंने बनाया, इससे अच्छा है आप इस तरीके से देखो। अगर यहाँ पर आप मान लीजिए दिल्ली है और यहाँ पर चेन्नई है, ठीक है। अब कह रहा है, इस यहाँ के लाइन में कह रहा है, देखिए जैसे महाराष्ट्र में आप ऐसे ही समझिए, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे चेन्नई है। अगर यह भी 20 डिग्री पर है और यह भी 20 डिग्री पर, अगर ऐसा हो 20 डिग्री पर, दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर अगर दोनों स्थित हो, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर आपको 20 डिग्री उत्तरी ध्रुव के बारे में बताना पड़ेगा और यहाँ पर बस दक्षिणी कहना पड़ेगा। आपको क्या कहना पड़ेगा? इसे उत्तरी या दक्षिणी आप लिखकर बस बता सकते हैं। दोनों 20 डिग्री पर ही है, बस उत्तरी में ये आता है और ये दक्षिणी में आता है, बस इसका यहाँ पे यही मतलब दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, वही कह रहा है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो जो है चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर? एक है उत्तर में और एक है दक्षिण में। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और बेलो होरिजेंटो जो है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। बस यही उत्तरी और दक्षिणी के बारे में ही बताने के लिए इतना यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार क्या होता है? घटता जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अब आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए,
यह जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइन गया है, यह विषुवत वृत्त है, जो जिसे हम 0 डिग्री भी कहते हैं, 0 डिग्री रेखा भी हम जिसे कहते हैं। इस लाइन को विषुवत और 0 डिग्री कहते हैं, मैंने बताया। उसके बाद देखिए, इसे इस लाइन को ही आप लेटी हुई लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि यह स्लीपिंग मोड में है ना, तो इसे लेटी हुई लाइन भी कहते हैं और विषुवत रेखा कहते हैं। अब देखिए आगे, यह जो लाइन आप देख रहे हैं, यह लाइन, यह कर्क रेखा है। इसे हमने क्या माना है? कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री से होकर 23.5 डिग्री पर जो कि स्थित है। और इस वाले लाइन को मकर रेखा कहा जाता है, यह भी 23.5 डिग्री पर ही है। लेकिन वही सवाल है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, यह ऊपर वाला जो है यह उत्तरी है और नीचे वाला जो है यह क्या है? दक्षिणी है। दक्षिणी या 23.5 डिग्री मकर रेखा। अगर मैं आपको बोलूं कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन सा लाइन है, तो आप उसे क्या कहोगे? आपको कहना पड़ेगा मकर रेखा। और अगर उत्तरी का बात करूं तो आपको कहना है कर्क रेखा। ठीक है, देखिए ये जो लाइन है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव है और यह उत्तरी ध्रुव है। एक आपको 2 लाइन खास करके ध्यान रखना है, पहला 23.5, दूसरा 66.5। 66.5 जो है, इसे ही क्या कहते हैं? देखिए 66.5 के इस तरफ का जो एरिया है ना, यह बर्फीला जगह होता है, यह बर्फ होता है। क्योंकि सन जो है, अगर सन यहाँ से यहाँ पे रहती है सन, अब यहाँ पे तो सन का जो लाइट है वह इस तरीके से यहाँ पर आता है। ठीक है, इस तरीके से सन का लाइट आता है, मतलब इस एरिया पर आता है, इस एरिया पर, और यहाँ पर नहीं के बराबर जाता है, जिसकी वजह से यह काफ़ी ठंडा प्रदेश हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा इस साइड जो है यह काफ़ी ठंडा प्रदेश होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और आगे देखिए, आप कहता है पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। मैंने बताया अभी, इस तरीके से बीच में अगर अक्षांश लाइन है तो इतना डिस्टेंस पे ही सन का लाइट आता है अच्छे से, उसी के बारे में कह रहा है, ठीक ऊपर रहता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर सन का लाइट आता है, जिसकी वजह से कि जीवन बहुत अच्छे से संभव हो पाता है, और इसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। ध्यान रखना है आपको, क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध, इस बीच वाले एरिया को। कहता है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। क्या कह रहा है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद, कहाँ पर? कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद के बारे में बता रहा है, मतलब इस वाले एरिया के बारे में कह रहा है, जो जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया। आप प्लीज आप कोशिश करिएगा अच्छे से समझने का इस चीज़ को। कह रहा है इसके बारे में, इस जगह पर जो सन है वो सिर पर आता है, उसके अलावा जो इधर का ऊपर और नीचे का एरिया बचता है वहाँ पर ठीक ऊपर कभी भी सही से नहीं आता है। ध्रुव की तरफ, ध्रुव मतलब देखिए ये है, इस वाले एरिया के बारे में बता रहा है। ये उत्तरी ध्रुव ऊपर वाला, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव के बारे में बात किया जा रहा है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, मतलब नाम मात्र का पहुंचता है। कह रहा है इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। क्या रहता है वहां पर? मध्यम रहता है। इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। मैं उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ आखिर यह क्या कहना चाह रहा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, अगर यह ग्लोब है, 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पर क्या कौन सा लाइन मैंने बताया था? यहाँ पे कर्क रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर उत्तर ध्रुव वृत्त है। ठीक है, इसके और इसके बीच के बारे में बता रहा है, इस जगह के बारे में कि यहाँ पर क्या होता है, काफी यह शीत वाला एरिया होता है, जिसे शीतोष्ण कटिबंध हम कहते हैं। अब आगे देखिए, कहता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वह शीत कटिबंध कहलाते हैं।
इसीलिए क्या कहलाते हैं, शीत कटिबंध कहलाते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इस वाली लाइन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यह जो लाइन है, देखिए अभी आपने देखा इस तरह के लाइन को, जो ये स्लिपिंग लाइन है, इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, ठीक है। इसे ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। इस वाली लाइन के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए यह जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है लाइन, इस लाइन को क्या कहते हैं, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अक्षांश और देशांतर के बारे में, अक्षांश के बारे में आपने देख लिया। अब देखिए देशांतर क्या है और क्यों ऐसा लाइन होता है। देखिए किसी स्थान का जो स्थिति होता है ना, उसके बारे में बताने के लिए ही देशांतर का यूज किया जाता है, ठीक है। डेट के बारे में कहीं बताने के लिए ही किया जाता है। यह जो लाइन है, अभी मैंने आपको बताया था, इस तरह का यह स्लिपिंग लाइन जो है, नीचे 90 रहता है, ऊपर 90, और ये बीच वाला एक +1 होके 181 हो जाता है। इस तरह के लाइन के बारे में अगर बात किया जाए, देशांतर रेखा कितनी है हमारी ग्लोब पर, हमने कितना इमेजिंग किया है, कितना बनाया है, तो वह आपका 360 हो जाएगा। 360 देशांतर रेखा है। ध्यान रखना है आपको, कितना, 360 देशांतर रेखा है, ठीक है। देखिए आगे बताऊं, यह वाला एरिया के बारे में मैंने आपको बताया था। यह ध्रुव है, कौन सा, उत्तरी ध्रुव, और यह जो है नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है। इसका खासियत होता है कि यह ऊपर से उत्तरी ध्रुव से आकर नीचे के दक्षिण ध्रुव पर मिल जाती है, ठीक है। ऊपर से आकर नीचे तक यह मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज मिला। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे एक बार लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत जगह से मैंने रिसर्च करके, पढ़ के, सारा कुछ अरेंज करके आपके लिए इस तरह का नोट्स तैयार किया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अक्षांश रेखा क्या है। ग्लोब के बीचों बीच लेटी हुई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। किसे, अक्षांश रेखा को। देखिए पीछे इस वाले इमेज में अगर मैं आपको बताऊं, इस लाइन के बारे में अभी बात किया जा रहा है। ये जो स्लीपिंग लाइन है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। क्या कह रहा है, अक्षांश रेखा है, ग्लोब के बीचों बीच लेटी हुई रेखा को कहते हैं। अक्षांश रेखा को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसी के बारे में, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। आगे देखिए, अक्षांश रेखा की कुल संख्या तो 90, मैंने बताया था 90 ऊपर रहता है, 90 नीचे, बीच का एक लाइन जो अक्षांश वाला है उसे जोड़कर अगर आप कहोगे तो 180 होता है, ठीक है। उसके बाद अक्षांश रेखा ही सबसे बड़ी रेखा होती है। ग्लोब पर बीच जो लाइन खींची गई वह सबसे बड़ी लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सभी अक्षांश रेखा 0 डिग्री के समांतर होती है। इसका मतलब बता रहा हूँ, देखिए ये 0 डिग्री है, मैंने बताया ये वाला लाइन 0 डिग्री, ऊपर यहाँ पर लाइन है ना, ठीक है, लाइन है इस तरीके से, और नीचे भी इस तरीके से लाइन है। तो इसकी जो बीच का ये डिस्टेंस होता है वह सबका इक्वल होता है, सबका अप्रॉक्स 111 किलोमीटर के आसपास का होता है। 111 किलोमीटर आप मान लो, अप्रॉक्स 111 किलोमीटर होता है इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर वही दिया हुआ है, दो समांतर रेखा के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। आगे देखिए, अक्षांश रेखा जलवायु का निर्धारण करती है। अक्षांश रेखा जो स्लीपिंग लाइन था, यह जो है ये जलवायु का निर्धारण करती है, ठीक है। और 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पर टेम्परेचर घटता है। 0 डिग्री बीच में था, और ऊपर का भी आपने देखा था, ऊपर यहाँ पर जो शीतोष्ण रहता है ना, शीत वाला एरिया रहता है, यहाँ पर काफ़ी ठंडा होता है, ठीक है, क्योंकि सन यहाँ पर है और सन का लाइट बस इतना ही डिस्टेंस पे आता है, ठीक है, जिसकी वजह से कि यहाँ ऊपर और नीचे वाले इस एरिया में काफ़ी ठंडा पड़ता है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में 8 दिन अधिक होता है, मतलब ऊपर वाले एरिया में 8 दिन अधिक होता है। फ्रेंड्स, आप अगर किसी बुक में खोजोगे तो ये शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप साइंटिस्ट लेवल पे जाओगे, पता करोगे, तो आपको पता चलेगा ये बात सच है। आपको इस बात के लिए किसी से डिबेट नहीं करना है, 8 दिन अधिक होता है या नहीं, आपको वो बहुत जल्द पता चल ही जाएगा, बस अभी ध्यान में आप रखिएगा। कहता है 0 से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होता है। ग्लोब पर यह 0 लाइन है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इसी रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और यहाँ एक नीचे जो लाइन होती है उसे क्या कहते हैं,
उस रेखा को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है, इसे मकर रेखा कहते हैं। कह रहा है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध यानी जोन कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, इसे इसे क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। कटिबंध यानी इंग्लिश में जोन कहते हैं। और ग्रीनविच लाइन जो है लंदन से होकर गुजरती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अब मैं आपको देशांतर रेखा के बारे में बता रहा हूँ। पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से, वही जिस तरह से अक्षांश है उसी तरह से देशांतर है। पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई लंबवत रेखाओं को देशांतर कहते हैं। कैसा? लंबवत, लंबा जो रहता है ऊपर से नीचे की ओर, जो मैंने अभी बताया था, उसे क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखा के बारे में और देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। मैंने बताया था कि अगर यह ग्लोब है आपका, ऊपर से नीचे जो ये लाइन मिलता है, उत्तरी ध्रुव ऊपर, नीचे दक्षिणी ध्रुव, लाइन जो मिलता है वही लाइन देशांतर रेखा होता है, ठीक है। देशांतर रेखाओं की संख्या मैंने बताया 360 होता है। अभी मैंने आपको बताया था, न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी नारंगी की तरह होता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, जिसकी वजह से कि दिन रात वगैरह होता है और उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखिए और अब कुछ पॉइंट देख लीजिए जो आपको शायद जल्दी बुक में भी नहीं मिलेगा। कर्क रेखा पाकिस्तान और नेपाल से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? नेपाल से और पाकिस्तान से। अब सवाल है, अगर वहाँ से नहीं गुजरती है तो कहाँ से गुजरती है? गुजरती है बहुत जगह से। मैंने कुछ मेन देश का नाम नोट किया है, उसे आप देख लीजिए। कर्क रेखा मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन से होकर गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा के बारे में बात किया जाए तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कि कहाँ कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम से, ठीक है। अब देखिए भूमध्य रेखा के बारे में आप देख लीजिए। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, किस किस देश से? कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा के बारे में बात किया जाए तो वह भारत से होकर नहीं गुजरती है। भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कहाँ से? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। आगे देखिए मकर रेखा के बारे में। मकर रेखा जो है चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है। देखिए कुछ और मेन पॉइंट्स। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी। कांगो नदी कहाँ पर है? अफ्रीका में। भूमध्य रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार, एक नहीं बल्कि 2 बार काटती है। और अफ्रीका की लिम्पिपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। फ्रेंड्स ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आप इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अफ्रीका की लिम्पिपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर यह है ना, तो पश्चिम, इधर मैंने आपको बताया था इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, तो पश्चिम से इधर की ओर यह घूमती है, मूव करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं, एनसीईआरटी का चैप्टर 2 अक्षांश एवं देशांतर के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा इसमें बताया जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। जब मैं फिर इन फ्यूचर एक चैप्टर लाऊंगा ग्लोब के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बहुत अच्छे से उस वक्त आपको समझाऊंगा और शायद हो सकता है उस वक्त बोर्ड पे लाइव आकर बताऊंगा तो और भी ज़्यादा अच्छे से मैं आपको बता पाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी सजेशन देना हो, कुछ बताना हो तो प्लीज़ बताइएगा। और जैसा कि आपने यहाँ पृथ्वी के बारे में देखा था, पृथ्वी गोलाकार नहीं है, तो मैं इनके बारे में बता दूँ, फिर से एक बार रिवाइज करवा दूँ। पीछे के चैप्टर में मैंने बताया था पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मैंने बताया था, ठीक है। और यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पॉसिबल है, ठीक है। अगर कहा जाए यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इसी घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आकार और बनावट की दृष्टि से जो पृथ्वी है वह शुक्र के समान है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने अभी आपको बताया और बहुत जल्द फिर आपको
इस टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो आएगा जो एनसीईआरटी से नहीं नॉर्मल क्लास होगा, बहुत कुछ इसमें बताया जाएगा। और भी वैसे तो आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बहुत अच्छे से सारा कुछ कवर करवा दिया है, बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है अभी, एनसीईआरटी का सारा बुक आपको इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।